हाँ जी बच्चों। हाँ जी इफ़रा, क्या हाल है? इफ़रा, तुम्हें क्या हो गया? कोई ख़ास मसला है? कोई प्रॉब्लम चल रहा है? क्या बात है? तुम सही से क्यों नहीं तुमने एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया? हुँ? तुम्हारे वाइवा में हर एक जगह पे इशू आया, हर एक जगह पे। क्या वजह? दिल नहीं करा पढ़ने को छुट्टियाँ होने की वजह से? अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं बीएलएस। हमने स्टार्ट किया हुआ था, अब हम इसको एंड करेंगे। ठीक है? बीएलएस में हमने क्या-क्या देखा था? एल्गोरिदम देखा था सारा, कंप्रेशन किस तरीके से देना है ये देखा था। ठीक है, हाई क्वालिटी सीपीआर क्या होता है ये देखा था। सादिया, ग्रुप में मैसेज करो कि सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से मैसेज करो ग्रुप में और मुझे बताओ। सादिया, सादिया। हाँ जी सादिया, आ गए सब लोग? हबीबा, तुम इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुई हो? खैर है तुम्हें? और सहर, तुम भी? अच्छा, हमने हाई क्वालिटी सीपीआर देखा था। हमने देखा था कि जो है नॉट टू फास्ट होना चाहिए, नॉट टू हार्ड होना चाहिए। हमने लिमिट बताई हुई थी। लिमिट क्या थी कि 100 से 120 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है? और जो है कि और इसके अलावा डीप कितना चाहिए होना चाहिए? 2 to 2.5 जो है वो इंचज़, या 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है वो डीप होना चाहिए। ठीक है? तो इसके अलावा क्या है जूलियस, अगर तुम किसी दिन भी अब एब्सेंट हुए ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है? तुम एग्ज़ाम के दिनों में तुम प्रेज़ेंट होते हो, उसके अलावा तुम ऑनलाइन नहीं होते, और इस तरह की जो थर्ड क्लास स्टडीज़ है ना, उसके लिए मैं तुम्हें अब पेश करवाती हूँ ज़रा। एम्बो बैग हम देख रहे थे कि किस तरीके से पेशेंट को हमने ब्रेथ देनी है। माउथ टू माउथ हम किस तरह से देंगे, इसके लिए हम माउथ पीस यूज़ करते हैं। ये आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से इसको यूज़ करके हम पेशेंट को ब्रेथ दे सकते हैं। ठीक है? एम्बो बैग है, उसको आपने किस तरीके से ईसी टेक्निक से पकड़ना है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो सी है उससे हम मास्क को होल्ड करेंगे और ई से हम चिन को लिफ्ट करेंगे। ठीक है?
सीपीआर के लिए, इसके लिए फर्दर हमने सीपीआर के लिए देखा था कि हमने, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने जब एईडी यूज़ करना है तो वो कैसे करना है। एईडी मैंने आपको उस दिन बताया था या नहीं? इसमें क्या है कि जब आप वो यूज़ कर रहे हो, एईडी है, यानी कि हमारे पास ऑटोमेटेड जो एक्सटर्नल या हाँ एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, उसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। सीपीआर आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने साइकिल को बिगिन कर दिया, कितने का, 30 कंप्रेशन का, 2 ब्रेथ्स का, ठीक है। अब आपने एईडी को यूज़ करना है अगर वो अवेलेबल है तो, और जैसे ही अवेलेबल होता हो तो आप फ़ौरन से उसको यूज़ कर लो। एईडी आपके पास आ चुका है, यानी कि डिफिब्रिलेटर आपके पास पहुंच चुका है, आपने रिदम चेक करना है शॉकेबल है या नहीं। अगर शॉकेबल होगा तो आप शॉक दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। तो शॉकेबल रिदम कौन सा होता है? 3 टाइप के रिदम होते हैं जो शॉकेबल होते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और टोरसैट डीपॉइंटिस। ये तीनों पल्सलेस और बीपीलेस एक्टिविटी होती है हार्ट की। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा होता है और इतनी तेज़ी से करता है कि उसके अंदर सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो रही होती और पल्स नहीं बन रही होती। अटेंडेंस पोस्ट बेसिक की। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो फिर अगर शॉकेबल होगा तो हम शॉक देंगे। अगर शॉकेबल है तो अब आप लेफ्ट साइड पे देखो, इफ़ शॉकेबल, ठीक है, यस शॉकेबल है, गिव 1 शॉक, आप 1 शॉक दोगे, रिज्यूम सीपीआर, उसी टाइम ही सीपीआर आप रिज्यूम कर लोगे फॉर 2 मिनट्स होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर दोगे एएलएस, यानी कि मेडिसिन वगैरह देनी शुरू कर दोगे। अगर शॉकेबल नहीं तो आपने रिज्यूम करना है सीपीआर इमीडिएटली फॉर अबाउट 2 मिनट्स आप देते रहोगे अनटिल जो है वो एईडी जो है वो अलाउ ना करे रिदम को, रिदम के शॉक की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मतलब है कहने का कि अगर जो है किसी को भी शो नहीं हो रही, हबीबा आपको स्लाइड शो हो रही है, सादिया शो हो रही है? अब हुई शो? अब आई? अब देखो, अब तो आनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही थी एल्गोरिदम सीपीआर से। जब आपने एईडी यूज़ करना है तो वो कैसे करना है। जैसे ही आपने सीपीआर आप कर रहे हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम पेशेंट को शॉक देते हैं तो शॉक देने के फ़ौरन बाद क्या होता है कि जैसे हम बेसिकली जब रेट होता है शॉकेबल रिदम होता है, उसमें जो रेट है वो 150 से 350 250 तक जा रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो वो जो हार्ट उस टाइम में जो पंप कर रहा होता है वो बेसिकली थ्रिल कर रहा होता है। हार्ट जो बीट करता है वो बेसिकली थ्रिलिंग टाइप की सिचुएशन होती है, ठीक है। उसमें इस तरीके से थ्रिल करा था, लेकिन बहुत इस जैसे नॉर्मल होना चाहिए, रिलैक्स होके और रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो, इस तरीके से नहीं हो रहा था, बल्कि सिंपल थ्रिल करा था और बहुत तेज़ी से करा था, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा था। इस वजह से इसको पल्सलेस एक्टिविटी ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम शॉक देते हैं ताकि हम कुछ टाइम के लिए हार्ट को सीज़ करवा दें। और जब सीज़ हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जब सीज़ का मतलब है कि हार्ट को हमने रोक दिया है। जैसे ही आप शॉक दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो उस स्ट्रेट लाइन को आपने वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए आप क्या करोगे कि आप दोबारा से सीपीआर शुरू करोगे। सीपीआर का मतलब है कि आप दोबारा से उसे कंप्रेशन दोगे। तो जैसे ही आपने शॉक दिया और फ़ौरन से ही आपने 2 मिनट्स के लिए चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को देना शुरू कर देना है। और जब आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे तो उससे हार्ट जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अगली बात, अगला क्या है कि अगर शॉक फिर उसके बाद एक और चीज़ है, जब आपने शॉक दिया, सीपीआर किया और उसके बाद आपने देखा कि नॉर्मल रिदम आ गया है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर दोबारा आपने शॉक नहीं देना।
ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एईडी की, एईडी क्या करता है, ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। ये ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेता है रिदम को, हार्ट रेट को, कि इसको शॉक की ज़रूरत है। तो जब वो ऑटोमेटिकली जब डिटेक्ट करेगा तो फिर उसमें आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पेशेंट को शॉक की ज़रूरत है या नहीं। मशीन आपको बताएगी कि पेशेंट को शॉक की ज़रूरत है। जैसे कि अब ये पैड्स लगे हुए हैं, अगर पेशेंट का रिदम जो है वो जैसे ही शॉकेबल आएगा तो मशीन पे अनाउंस होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर कि शॉकेबल रिदम है और रिक्वायर्ड या नीड्स शॉक। तो हम शॉक का बटन प्रेस करेंगे और उसी टाइम ही करंट जो है, शॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि आपने वेट करना है जब तक एईडी आपको अलाउ ना करे, जब तक रिदम एईडी चेक ना कर ले उस टाइम तक आपने शॉक पेशेंट को नहीं डिलीवर करना। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आप किस तरीके से लगाते हो? 4 पैड्स की पोजीशन होती है, एक एंट्रोलैटरल होता है, एक एंट्रोपोस्टीरियर होता है, एक एंट्रियो, एक एंटीरियर लेफ्ट इंफ्रास्कैपुलर होता है, और एक एंटीरियर लेफ्ट से ऑपोजिट होगा, राइट होगा, राइट इंफ्रा स्केपुलर होता है। ठीक है। ये होती हैं प्लेसेस, 4 प्लेसेस होती हैं, इनमें से आप कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास ये वो वाले पैड्स की हम बात करें जो हमने डिस्पोजेबल लगाने हैं, जैसे कि ये पर्पल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ये इसने लगाए हुए हैं, ये डिस्पोजेबल पैड्स हैं। इनके साथ जेल लगी होती है, ऊपर एक शीट होती है, हम शीट उतारते हैं और जिस तरीके से इसी जी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जेल लगा होता है, इसी तरह इस पे होता है, इलेक्ट्रोड्स की तरह हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फॉर अडल्ट एन इलेक्ट्रोड साइज ऑफ 8 to 12 सेंटीमीटर जो है वो रीजनेबल होता है। एनी ऑफ द 4 पैड जो है वो पोजीशन इज रीजनेबल फॉर द डिफिब्रिलेटर। ठीक है। लेकिन जो हम पैडल यूज करते हैं, पैडल हम कहाँ पे रखते हैं? आपने देखा है कि जो हम वैसे जो डिफिब्रिलेटर हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, उनके साथ पैडल होते हैं। वो इस तरीके से उसको हमने पकड़ना होता है, उसे पैडल कहते हैं। पकड़ने के लिए जगह बनी होती है, उसका हैंडल सा होता है, और वो एक हम स्टर्नम पे रखते हैं और दूसरा हम जो है बिलो द लेफ्ट निपल रखते हैं, एक स्टर्नम पे और एक एपेक्स पे। ठीक है। तो हम एक जो है बिलो द लेफ्ट निपल रखते हैं, जो कि ये रखा हुआ है, और जैसे कि ये लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, और एक जो है इन्होंने राइट चेस्ट राइट साइड पे रखा है, लेकिन हम जो है वो जो आपके लेफ्ट हैंड में होता है उसको हम रखते हैं स्टर्नम पे। ठीक है। अब क्या है, अब आपको मैं अगर कंप्लीट सिनेरियो बताऊं तो आपने अडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अडल्ट है या अडोलसेंट्स हैं, ठीक है, सीन सेफ्टी आपके लिए देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीन सेफ्टी से क्या होगा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या इन्फेंट हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपने मेक श्योर करना है एनवायरनमेंट को कि रेस्क्यूअर के लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है। अगला आपने रिकग्नाइज करना है कार्डियक अरेस्ट है या नहीं। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सीन सेफ्टी होगी, उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, आपने चेक करना है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। अगला आप देखोगे ब्रेथ है या नहीं पेशेंट की। आपने जैसे ही आपने उसका रिस्पॉन्स देखा, पेशेंट के ऊपर शाउट किया, आंखें खोलें, अंकल मेरी तरफ देखें, इधर देखें, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो अगला रिस्पॉन्स, अगला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपने पेशेंट को लुक लिसन फील वाला किया, कि आपने उसकी फेस की तरफ देखा, आंखों के, उसके चेस्ट राइज की तरफ देखा, और देखा नाक की तरफ करके सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, तो आपको पता लग गया। ठीक है। फिर नो डेफिनेट पल्स, आपने देखा कि लेस देन 10 सेकंड में आपने पल्स देख ली कि नहीं आ रही, कैरोटिड आपने चेक की, तो ब्रीदिंग पल्स वगैरह सब चेक हो गया है और कुछ भी नहीं आ रहा है, इससे रिकग्नाइज हो गया कि कंफर्म्ड पेशेंट अरेस्ट में है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को आपने एक्टिवेट कर दिया। कैसे? अगर अडल्ट है तो आप क्या करोगे, इफ़ यू आर अलोन विद नो मोबाइल फ़ोन, लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड गेट द एईडी बिफोर बिगनिंग सीपीआर। ठीक है। अगर आप अकेले हो और आपके पास मोबाइल नहीं है, आप अपनी वार्ड में हो, जैसे कि आप में से कोई भी बंदा अपनी वार्ड में खड़ा हुआ है और आपके पास मोबाइल नहीं है, और आप इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आप मोबाइल पे कॉल कर भी नहीं सकते। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने भागे जाना है और जाके, एक तो आपने जैसे कि शालामार का कोड ब्लू का सिस्टम है, आपने जाके हॉस्पिटल में कॉल की, फ़ोन उठाया और आपने कॉल मिलाई, कोड ब्लू सीसीयू बेड नंबर 4, कोड ब्लू सीसीयू बेड नंबर 4, कोड ब्लू सीसीयू बेड नंबर 4, आपने कोड ब्लू अनाउंस कर दिया। ठीक है।
फिर इसके बाद आपने अगला काम क्या किया, आपने कोड ब्लू अनाउंस कर दिया। तो जब आप वापस जाओगे तो आपने खाली हाथ नहीं जाना, आपने क्रैश कोड और एईडी लेके जाना है या डिफिब्रिलेटर आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर अदरवाइज सेंड समवन, अगर आपके पास आसपास कोई है और आपकी हेल्प कर सकता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने किसी को भेजना है, उसे कहना है कि वो कि वो जाके एक तो कॉल अनाउंस करे, कोड अनाउंस कर दे, और दूसरा वो एईडी और प्लस क्रैश कोड लेके आ जाए। और आपने पीछे से क्या करना है, आपने सीपीआर फौरन से स्टार्ट कर देना है, और जैसे ही आ जाए डिफिब्रिलेटर आपने उसका यूज़ करना है अगर शॉकेबल है तो। अच्छा, ये तो बात हो रही थी अडल्ट्स की। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन पे या इन्फेंट्स पे। तो हम इनके लिए क्या करेंगे कि अब बच्चे कहाँ तक आते हैं, एज 1 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक जो है वो बच्चा चिल्ड्रन में आएगा, ठीक है। और जो लेस देन 1 ईयर होगा वो इन्फेंट में आएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम न्यू बॉर्न की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, किनकी, इन्फेंट की और न्यू बॉर्न वगैरह की, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने विटनेस करना है कोलैप्स को, फॉलो स्टेप्स फॉर अडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स ऑन द लेफ्ट, ठीक है। फिर अगला क्या करना है, विटनेस करना है कोलैप्स को, कैसे गिव 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर दोगे, लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड गेट द एईडी है, रिटर्न द चिल्ड्रन और इन्फेंट एंड रेस्क्यू सीपीआर। मतलब ये सारा उनके लिए बताया हुआ है, दूसरे के लिए, ठीक है। अब क्या है, कंप्रेशन जो आपने देने हैं, वेंटिलेशन रेशियो देनी है विदाउट एडवांस्ड एयरवे। आप किस तरीके से दोगे, अडल्ट का 1 और 2 रेस्क्यूअर के साथ, अगर 1 हो या 2 हो अडल्ट में, चाहे आपके साथ रेस्क्यूअर कोई है या नहीं है, आपने क्या करना है, चाहे आप 2 लोग हो चाहे 1 हो, आपने 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स ही देनी है, ठीक है। और अगर बच्चा है और आपके पास चिल्ड्रन हैं या फिर आपके पास कोई इन्फेंट है, तो अगर एक रेस्क्यूअर होगा तो 30:2 की दोगे, अगर 2 हैं या ज़्यादा हैं तो 15:2 की दोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो जो है, एडवांस्ड एयरवे के साथ कंटिन्यू कंप्रेशन होगा एट द रेट ऑफ 100 to 120 और गिव 1 ब्रेथ आप दोगे हर 6 सेकंड के बाद, आपने पेशेंट को ब्रेथ दे देनी है, और वो जो है जो कंप्रेशन वाला है वो कंप्रेशन देता रहेगा। कंप्रेशन रेट जो है वो 100 से 120 बीट पर मिनट होना चाहिए, और कंप्रेशन की जो डेप्थ है एटलीस्ट 2 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है, 2 से 2.5 तक। फिर जो बच्चे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होना चाहिए चेस्ट का, और अबाउट 2 इंचज़ होना चाहिए। और जो इन्फेंट है उसमें एटलीस्ट जो है वो 1/3 एपी होना चाहिए, और 1.5 इंचज़ हो बच्चों में। और जो हैंड प्लेसमेंट है, हैंड आप किस तरीके से रखते हो, अडल्ट में, चिल्ड्रन में और इन्फेंट में। अडल्ट में आप कैसे रखते हो कि 2 हाथ आप रखते हो, लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन पे आप रखते हो, ठीक है। दोनों हाथ रखते हैं हम इस तरीके से, हाथ को लॉक करके, ठीक है। ये जो हील है इसको हमने रखना होता है प्रेस करने के लिए इस तरह से। और जो बच्चे हैं उनमें 2 हैंड्स रखते हो या 1 हैंड रखते हो बच्चों में, आपके साइज़ पे और बच्चे की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं अगर बहुत छोटा बच्चा हो तो। और अगर लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन पे आपने कितना साइज रखना है, 2 हैंड्स रखोगे या एक ही रखोगे। और अगर 1 रेस्क्यूअर है, अब इन्फेंट की बात हो रही है, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 2 फिंगर्स रखोगे सेंटर ऑफ द चेस्ट में जस्ट बिलो द निपल लाइन। फिर उसके बाद 2 और मोर रेस्क्यूअर हो तो 2 थम्स आप रखोगे, ठीक है, और एनसर्कल करोगे हैंड को इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिलो द निपल लाइन, ठीक है। तो आपने जो बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न है उसको आपने इस तरीके से 2 थम्स रख के या इस तरह 2 फिंगर्स रख के हम प्रेस कर रहे होते हैं, या 2 थम्स रख के हमने चेस्ट को, न्यू बॉर्न की चेस्ट को ऐसे पकड़ा होता है और हम इस तरीके से प्रेस कर रहे होते हैं। अब जैसे आप लोगों में से जितने लोग भी पीड्स में या फिर नर्सरी में काम करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि हम किस तरीके से बच्चों को सीपीआर करते हैं। चेस्ट रिकॉइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर चेस्ट रिकॉइल नहीं होगी, वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आएगी, तो इससे फुल सर्कुलेशन नहीं होगी। अगर आप सुपरफिशियली प्रेस करते जाओगे और बहुत फास्ट करोगे, चेस्ट को एक दफ़ा प्रेस होके वापस आने नहीं दोगे, तो इट्स मीन के सर्कुलेशन इस टाइम में आप क्या करवा रहे हो, आप बेसिकली हार्ट को इस तरह से क्लोज करवा रहे हो और रिलैक्स करवा रहे हो। और इसी तरह से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे हो जब आप कंप्रेशन दे रहे हो। तो अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही करवाई जाओगे और उसे खुलने नहीं दोगे तो बात वही हो जाएगी कि सर्कुलेशन नहीं जा रही।
बात समझ आई मेरी? बात समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ? मिनिमाइज इंटरप्शन होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, लिमिट इंटरप्शन जो है वो चेस्ट कंप्रेशन में टू लेस देन 10 सेकेंड्स होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा। ठीक है। ये ओपियोइड एसोसिएटेड जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, इसमें अडल्ट एल्गोरिदम है, न्यू 2015 का बना हुआ है। इसमें असेस करना है और एक्टिवेट करना है आपने। अच्छा, इसमें क्या है, अगर ओपियोइड कोई लिया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो गई है, यानी कि किसी ने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है जो कि बहुत, जिससे बहुत ज़्यादा वो ड्राउजी हो गया, उसका एल्गोरिदम क्या है, आपने असेस करना है और एक्टिवेट करना है। ठीक है। और चेक करना है फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस और कॉल करनी है नियर बाय हेल्प को, जैसे कि 1122 या हॉस्पिटल में, और सेंड करना है समवन टू कॉल 911, जैसे कि हमारे पास 1122 होता है, और गेट एईडी एंड नैलोक्सोन, या जो भी हमारे हमारे पास नैलोक्सोन ही आता है, तो हमने वही पेशेंट को देना है, क्योंकि वही इसका एंटीडोट होता है, वो हम देंगे। ठीक है। और अगला काम हमने क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि ब्रीदिंग कैसी है, प्लस हमने अगर नो ब्रीदिंग है, नो गैस्पिंग है, उससे उसके लिए फिर पेशेंट को ईटीटी डलेगी। ठीक है। और आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। इफ विक्टिम इज रिस्पॉन्सिव विद नो ब्रीदिंग और नो गैस्पिंग, बिगिन सीपीआर। इफ अलोन परफॉर्म सीपीआर फॉर अबाउट 2 मिनट्स बिफोर लिविंग टू फोन। ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने फिर नैलोक्सोन पेशेंट को देना है। डज द पर्सन रिस्पॉन्ड, आपने नैलोक्सोन दिया एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल है। 2 mg आपने इंट्रानेजल भी आप दे सकते हो। 0.4 mg जो है वो, हाँ बिल्कुल यही होता है। और रिपीट भी कर सकते हो 4 मिनट्स के बाद। और इसके अलावा अगर पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया है एट एनी टाइम, डज द पर्सन मूव पर्पसफुली है, ब्रेथ ली है, रेगुलरली मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है। कंटिन्यू सीपीआर और यूज एईडी एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। अगर कुछ नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो आपने स्टिमुलेट करना है और असेस करना है, कंटिन्यू चेक करते रहना है, रिस्पॉन्सिवनेस को बार बार उससे बातचीत करते रहो। अगर नहीं रिस्पॉन्स दे रहा तो आप सीपीआर स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब बात आ जाती है चोकिंग की। चोकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ चौक कर जाना, गले में, सांस की नाली में कुछ फंस गया है, कुछ भी हो सकता है, किसी खाने का ज़रा, कुछ भी इस तरह की चीज़, तो उसके लिए फिर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। अब ये है एक वो है मैन्योर है जिसे हम हेमलिच कहते हैं। हेमलिच में क्या होता है, इसमें पेशेंट की जो, आप ये देख सकते हो कि पोजीशन, इसमें पेशेंट के डायाफ्राम को, पीछे से बंदा जो है वो पेशेंट के डायाफ्राम को इस तरीके से पकड़ता है, और डायाफ्राम पे जैसे ही प्रेशर देते हैं तो वो स्टमक के ऊपर और लंग्स के ऊपर वो प्रेशर डालता है, तो उससे प्रेशर से जो अंदर चीज़ होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। इसमें पोजीशन आप पोजीशन थंब साइड ऑफ फिस्ट, आप थंब साइड, ये क्या, इस तरीके से आप फिस्ट को रखोगे कि थंब साइड्स हाथ में आए। ठीक है। अबव नेवल होनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट की अम्लाइकस है उसके पास है, एंड वेल बिलो टिप ऑफ द स्टर्नम होनी चाहिए, बिल्कुल स्टर्नम की टिप के नीचे होनी चाहिए। स्टॉप ओकेजनली टू चेक विक्टिम एंड योर टेक्निक। आपने क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के प्रेशर देना है और साथ में देखते रहना है कि विक्टिम ठीक है या नहीं है। द मोशन ऑफ द हेमलिच मैनुअर रेजिज द डायफ्राम कॉजिंग द लंग्स टू कंप्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद है दिस कंप्रेशन फोर्सेस एयर आउट ऑफ द लंग एज हाई इनफ। ठीक है। द मोशन ऑफ द हेमरिज मैनुअल रेजिज द डायाफ्राम, जैसे ही आप उसमें जो मोशन लगाओगे, जो आप इस तरीके से पकड़ के पुश करोगे पेशेंट को इस तरह, तो उससे क्या होगा कि डायाफ्राम जो है वो रेज होगा, अपवर्ड जाएगा, कॉजिंग द लंग्स टू कंप्रेस, वो लंग्स को कंप्रेस करेगा। जैसे आपको पता है डायाफ्राम इस तरीके से पड़ा हुआ है, लंग्स ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, और इनके बिल्कुल नीचे डायाफ्राम है। लंग्स जो है वो डायाफ्राम के ऊपर इस तरह से रेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो लंग्स को कंप्रेस करेगा। जब वो लंग्स को प्रेशर कंप्रेस करेगा तो उससे क्या होगा कि एयर जो है वो आउट होगी लंग्स से, हाई प्रेशर के साथ, हाई इनफ प्रेशर की वजह से उससे जो ऑब्जेक्ट ट्रेकिया में फंसा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये दोनों पिक्चर्स में शो हो रहा है। और जो बच्चा है उसके लिए आपने क्या करना है, रिमूव द ऑब्जेक्ट विद योर फिंगर ओनली इफ यू कैन सी इट। अगर आप देख सकते हो तो फिर आप उसके साथ रिमूव करोगे, अगर आपको नजर आ रहा है कि उसने मुंह में सामने ही कुछ फंसाया होगा। ठीक है। प्लेस द इन्फेंट स्टमक डाउन, अगले में क्या करना है, स्टमक को डाउन कर दो। ठीक है। अक्रॉस योर फोर आर्म्स, अपनी फोर आर्म्स के ऊपर रख के, एंड गिव 5 क्विक
फोर्सफुल ब्लोज ऑन द इन्फेंट्स बैक, ठीक है, बैक के ऊपर आप ब्लो दोगे, 5 थप्पड़ मारोगे, ठीक है, विद हील ऑफ योर हैंड, आपने जो आपकी हील ऑफ हैंड है उसके साथ आप 5 ब्लो दोगे, ठीक है, फोर्सफुल। और फिर उसके बाद क्या है, प्लेस द फिंगर ऑन द मिडल ऑफ द इन्फेंट्स ब्रेस्ट बोन एंड गिव 5 क्विक डाउनवर्ड थ्रस्ट, और डाउनवर्ड थ्रस्ट आप दोगे 5, ठीक है। ये बच्चों का चोकिंग का है। अब हम देखते हैं कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है। अब यहाँ पे बात आ जाती है ब्रेडिकार्डिया की पल्सलेस अरेस्ट हुआ हुआ है, उसका एल्गोरिदम क्या है। अच्छा, ये फिर ये थोड़ा सा टोटल ही डिफरेंट है, ये इससे हटके है, ये ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो कल का है वो आपको भूले ना, परसों हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि बीएलएस क्या है, बीएलएस देख रहे थे, उसको एक दफ़ा रिवाइज करके हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बीएलएस क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, अब हमने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं बीएलएस के अंदर, इसके अंदर आता है कि हमने पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं, कंप्रेशंस किस तरह से देने हैं ये मैंने आपको अलग बताया है। पेशेंट को आपने रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है, ब्रेथ आपने किस तरीके से देनी है, उसके 2 तरीके हैं, या तो माउथ पीस के साथ देंगे, माउथ टू माउथ होता है जो, या फिर हम पेशेंट को एम्बो बैग के साथ देंगे। और जब हॉस्पिटल में है पेशेंट और एम्बो बैग से देते देते जो है वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत है तो हम उस पे वेंटिलेटर अटैच कर देते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। तीसरा हमने चीज़ देखी थी कि हमने पेशेंट को कार्डियोवर्ट कैसे करना है, डिफिब्रिलेटर हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, हमने ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन में क्या आ जाता है कि उससे रिलेटेड हमने देखा था कि अब ये जब 2015 में स्टडीज़ हुई हैं तो इसको एबीसी से कन्वर्ट करके इसमें अपडेट करके इसको सीएबी कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि कह लो कि बीएलएस का सॉफ्टवेयर रीन्यू हुआ तो उसको कैब कर दिया, कैब है कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने सीन वेरीफाई करना है, दूसरा आपने 2 जगह पे रिस्पॉन्स पेशेंट का देखना है। सबसे पहले आप जाते ही देखोगे पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, जब आपने शाउट किया, शोल्डर पे टैप किया तो आपको पता लग गया पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगला आपने क्या किया, जैसे ही आपने देखा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो सामने वाले को आपने किसी को भी हेल्प के लिए कॉल करनी है, आपकी वार्ड में जो भी अवेलेबल है। मैंने आपको जूलियस का और हबीबा की एग्जांपल दी थी कि इनको आपने कॉल करनी है, हबीबा जूलियस को बुलाएगी कि जूलियस मेरी बात सुनो, इधर आओ, पेशेंट अरेस्ट में चला गया। और आपने क्या कहना है, जब आप उसे बुलाओगे तो आप उसे कहोगे कि ब्रिंग एईडी एंड जो है वो क्रैश कॉट, आप उसे साथ में कहोगे कि ये दोनों चीज़ें भी लेता है। वो जैसे ही क्रैश कॉट और आपने आवाज़ दी जूलियस मेरी बात सुनो, इधर आओ, पेशेंट अरेस्ट में चला गया है, क्रैश कॉट ले आओ और इमरजेंसी ट्रॉली ले आओ, इस तरीके से आवाज़ दी तो ये इमरजेंसी ट्रॉली लेके फ़ौरन से पेशेंट के पास आ गया, ठीक है। और आते साथ ही जब आपने उसे आवाज़ दे दी है नाम लेके तो वो अपना काम करेगा, तो आपने उसको देखना नहीं है ला रहा है या नहीं ला रहा। आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने फ़ौरन से पेशेंट की कैरोटिड चेक करनी है और वो लेस देन 10 सेकंड्स में होनी चाहिए। और सेकंड्स आप कैसे काउंट करोगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, तो आपने लेस देन 10 सेकंड में लेनी है। तो जब आप 1009 से 2000 पे जाओगे तो इसमें इट्स मीन कि आपके 10 सेकंड्स कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे ही आपने देखा कि कैरोटिड नहीं आ रही तो अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ जी, तो क्या है कि हमने क्या करना है, आपने सीन सेफ्टी देख लिया है, जैसे ही क्रैश कोट आ रही है आपने 10 सेकंड्स काउंट कर लिए, जैसे ही वो जब तक आपके पास क्रैश कोट लेके पहुंचेगा आपने 10 सेकंड्स काउंट किए होंगे। वो जैसे ही आया आपने अगला काम उसको बताना है कि जाके कोड ब्लू अनाउंस कर दो, ठीक है। आपने कहना है रेस्क्यू टीम को बुला लो। अब वो क्या करेगा, क्रैश कोट रखते ही भाग के जाएगा, जाके रिसीवर उठा के 1118 पे या 8881 पे कॉल करके बोलेगा कोड ब्लू सीसीयू बेड नंबर 4, कोड ब्लू सीसीयू बेड नंबर 4 3 दफा बोलेंगे, अनाउंस करेंगे, पूरा नाम पता आपने बताना है। और फिर उसके बाद जब तक जैसे ही आपने उसे बोला है कि जाओ आप जाके कॉल करो, तो जो पेशेंट के पास खड़ा हुआ है बंदा, उसकी क्या ड्यूटी है कि उसने उसी टाइम ही कंप्रेशन शुरू कर देने हैं, ठीक है। 30 कंप्रेशन देने हैं। और जब तक इतने में वो कॉल करते ही, जो कॉल करने गया हुआ ये नहीं कि वो कॉल करके तो बाकी किसी की बात सुनने लग गया, सारे काम छोड़ के जैसे ही आपने कॉल किया तो फौरन से आपने भाग आना है, ठीक है। और जैसे ही आप आओगे और आते ही आपने एम्बो बैग संभाल लेना है, दूसरे रेस्क्यूअर ने जो कॉल करने गया था, आते ही एम्बो बैग पकड़ा है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच की और पेशेंट के माउथ के ऊपर रख के रेडी हो गए। जैसे ही 30 कंप्रेशन पूरे हुए आपने अपनी पोजीशन रेडी रखनी है, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट करना है, चिन लिफ्ट करनी है और 30 कंप्रेशन दे देने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आपने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपने बिगिन कर दिया है साइकिल, 30 साइकिल का, 30 कंप्रेशन का, 2 ब्रेथ्स का आपने शुरू कर दिया है। इस दौरान आपने मॉनिटर अटैच किया हुआ और अगर आपको लग रहा है कि शॉकेबल रिदम है तो आप शॉक देंगे, अगर शॉकेबल रिदम नहीं है तो फिर आप शॉक नहीं देंगे, ठीक है। आप ये देखो कि कंप्रेशन के लिए आपने किस तरह से पोजीशन में आना है चेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें जो हिप है उसकी पोजीशन क्या है, आपका जो सारे का सारा मूवमेंट है वो हिप बोन पे होता है, ठीक है। और आपने किस तरह पूरे शोल्डर्स के साथ पेशेंट की चेस्ट के ऊपर आ जाना है और आपकी नेक की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और एल्बोज आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब सीपीआर करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो कंप्रेशन है उसके कुछ रूल्स हैं। हाई क्वालिटी सीपीआर होना चाहिए, वो किस तरह से तरीके से होगा, जो फास्ट, ये हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। हार्ड कितना हो कि यानी कि डीप कितना जा रहा है वो 2 से 2.5 इंचज तक होना चाहिए, और फास्ट कितना होना चाहिए, 100 से 120 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इस दौरान आपने क्या करना है, आपने चेस्ट को रिकॉइल होने का अलाउ करना है कि चेस्ट रिकॉइल होती रहे, ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन चलती रहे। फिर आपने जब वेंटिलेट करना है तो आपने 2 ब्रेथ्स देनी है, हर 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 ब्रेथ्स देनी है, ठीक है। और आपने ओवर वेंटिलेट नहीं करना, यानी कि बेवजह ही ऑक्सीजन दे जा रहे हैं। और जब ड्यूरिंग कंप्रेशन मिनिमम इंटरप्शन होनी चाहिए, नॉट टू फास्ट और नॉट टू हार्ड होना चाहिए, ठीक है। एयरवे क्या है, हेड टिल्ट होना चाहिए, चिन लिफ्ट होनी चाहिए। जो थ्रस्ट करेंगे आप ये देख लो क्या पोजीशन होनी चाहिए, इसमें एयरवे किस तरह से क्लियर होगा। माउथ टू माउथ अगर देना पड़ रहा है तो वो इस तरह से होगा। ये माउथ पीस है, ये यूज़ करते हैं, इसे पॉकेट मास्क भी कहते हैं, ठीक है। एम्बो बैग है, ये ट्यूबिंग है जो हम ऑक्सीजन अटैच करते हैं। ईसी टेक्निक के साथ हेड को लिफ्ट करना है, ये आप देख सकते हो कि सी से जो है वो मास्क को पकड़ा है और ई से जो है वो चिन को लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। सीपीआर में आपको अगर एईडी यूज़ करना पड़ता है तो वो किस तरह से यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम शॉकेबल रिदम डिटेक्ट करेंगे। आपने पैडल रख दिए हैं, आपको नज़र आ रहा है, जब आप पैडल भी रख देते हो ना चेस्ट के ऊपर तो वो भी आपको बता देता है कि रिदम क्या आ रहा है। और हमेशा अगर आपने एईडी यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ जो पैड्स होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, उनके साथ जेल लगी होती है, वो आपको जेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आप जेल नहीं लगाओगे करंट पास नहीं होता, और अगर आपने प्रॉपर करंट पास नहीं होता स्किन बर्न हो जाती है। और अगर आपने जेल लगाया है और जेल के साथ आप भी कांटेक्ट में हो पैडल के साथ साथ तो उसमें वो करंट आपको भी लग सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पेशेंट को करंट देते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको स्किन जो है वो टच ना हो। नहीं, वो देना पेन, देना ज़रा, पेन नहीं था, ठीक है। 5 लोग हैं सारे, महा ले जाओ उधर ही लगा लेना। सहर है, हबीबा है, जूलियस है, सादिया, इफ्रा, बस। तो आपने, अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एक ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो जब वो शॉक दे रहे थे तो चेस्ट के ऊपर जब उन्होंने पेशेंट को
जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, तो चेस्ट के ऊपर जब इस तरीके से पैडल रखे तो जेल जो है वो इलेक्ट्रोड को भी पैडल को भी लग रहा है, प्लस उनके हाथ को भी टच हो रहा था। तो जैसे करंट के लिए प्रेस किया तो अब वो जो जेल लगाते हैं हम पैडल्स के ऊपर करंट पास करने के लिए, वो अगर जेल के साथ आप कांटेक्ट में हो तो वो आपको भी उतना ही शॉक प्रोवाइड करेगी, उतना ही शॉक डिलीवर करेगी। तो आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। दूसरा ये कि जो आपने स्टर्नम के ऊपर पैडल रखा है और उसके साथ जो आपने एपेक्स पे रखा है, इन दोनों पैडल के जेल का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल दरमियान से ड्राई हों। अगर ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगे तो उससे भी स्पार्क होगा, उससे भी धमाका हो जाएगा, क्योंकि करंट दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ गया। तो आपने ये भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और फिर एक और चीज़ है कि कुछ लोग ये गलत हरकत करते हैं कि इस तरह से पैडल के ऊपर जेल ले लेते हैं और पैडल को आपस में रब करते हैं, वो भी गलत है। आपने पैडल के ऊपर अगर लगाना है, जेल जितनी चाहिए ले लो और उसको चेस्ट पे रख के उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर रब कर लो सर्कुलर मोशन में, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप डिफिब्रिलेटर को रखते हो, पैडल्स को जैसे ही रखते हो चेस्ट पे, जो डिस्पोजेबल नहीं है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी आते हैं उस तरह के हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रिदम जो है चेस्ट पे क्या रिदम आ रहा है, पेशेंट की ईसीजी क्या चल रही है, वो आपको मॉनिटर के ऊपर शो हो जाती है, डिफिब्रिलेटर पे शो हो जाती है। तो डिफिब्रिलेटर पे जब आती है तो उससे ये होता है कि जो है वो आपको पता लग जाता है कि रिदम जो है वो शोकेबल है या नहीं। हाँ, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये गलत रूटीन है, ये गलत प्रैक्टिस है, इससे स्पार्क हो जाता है, तो आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम चांस मिले कि आप करंट दो, पेशेंट को शॉक दो, ठीक है? रिवर्ट कार्डियो वर्ट करो, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। एक झिझक है, जब एक दफ़ा देते हो तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको फिर ईज़ी फ़ील होता है, ठीक है? मैंने टोटल अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ 7 शॉक दिए हैं। जो पहले वाला था उसमें मुझे बड़ा डर लग रहा था, और मैं पहले से ही कहती थी डॉक्टर को कि क्योंकि मैं क्योंकि कार्डियक इमरजेंसी में थी, एमआईसी की, तो वहाँ पे ये सिचुएशन थी कि मैं डॉक्टर को कहती थी मैंने शॉक देना, मैंने देना। तो डॉक्टर ने मुझे कहना अच्छा ठीक है, अब आएगा तो तुम्हारे से दिलवाएँगे। वो कहते थे जो इमरजेंसी नहीं होगा ना वो हम तुम्हारे से दिलवाएँगे। कुछ इलेक्टिव केसेस भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट को जो है वो वी-टैग चल रहा है लेकिन वो इमरजेंसी वी-टैग नहीं है, ऐसा है। अच्छा तुमने 2 दिए हुए हैं, कौन से एईडी से या डायरेक्ट दूसरे वाले डिफिब्रिलेटर से? पैडल वाले से? मैंने पैडल वाले से दिए हुए हैं, मैंने एईडी से नहीं दिए। एईडी पीआईसी में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत अवेलेबल हैं। तो क्या किया हमने, क्या किया कि जो कि वो होता है जो कि इमरजेंसी वीटी नहीं होता, उसमें हम पेशेंट को सोच समझ के, जैसे कि अगर पेशेंट को एफिब चल रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन है या एसवीटी है, और हमने हर मेडिसिन दे दी और पेशेंट रिवर्ट नहीं हुआ, तब भी हमें शॉक देना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हाँ, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं कि डोर्मिकॉम देते हैं, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, सुलाते हैं, तो फिर उसको शॉक देते हैं। तो ये वाला जो इलेक्टिव होता है, ये हमारे लिए शॉक देना ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने इमरजेंसी शॉक भी दिया हुआ है। जो इमरजेंसी शॉक होता है उसमें पेशेंट जब वीटी या वी-फिब चलता है उसमें पेशेंट के हाथ ऐसे अंदर की तरफ रोल हो रहे होते हैं और पेशेंट ऐसे अकड़ जाता है, और इस सिचुएशन में पेशेंट के हाथों को अपने से दूर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी पार्ट पेशेंट से टच ना होता हुआ कोई भी, आपका कोई बाजू, कोई फिंगर भी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी को करंट जा रहा है, अगर वो आपको टच होता हुआ तो साथ आप भी करंट लोगे, तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, ठीक है? समरी हम अभी देख चुके हैं, ओपियोइड का भी हम देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सबको समझ आ गई होगी। ये एक दफ़ा देख लो, मैं इतनी देर अटेंडेंस लगा लेती हूँ। समझ आई है आपको यहाँ तक? यहाँ तक समझ आई है? मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, आप इसको रिवाइज़ कर लो।
चलो बच्चों, ओके, खुदा हाफिज़।